हेलो एवरीवन। तो आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के वेटेज की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं नीट एग्जाम में, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा विभज्योतकी कोशिकाओं का लक्षण गुण है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन, कोशिकाएं जीव द्रव्य से भरपूर होती हैं। दूसरा है, कोशिका भित्ति प्राथमिक प्रकार की होती है। और तीसरा है, व्यापक सलक्ष्य केंद्रक की उपस्थिति होती है, मतलब केंद्रक सुस्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो विभज्योतकी कोशिकाओं के क्या लक्षण होते हैं, आपको यहाँ पे 3 लक्षण बताए गए हैं। तो ये सारे के सारे लक्षण विभज्योतकी प्रकार की कोशिकाओं के होते हैं। विभज्योतकी कोशिकाएं जो कि लगातार विभाजन करती हैं और यह कोशिकाओं के अंदर, इन कोशिकाओं के अंदर कोशिका द्रव्य की मात्रा भी ज़्यादा होती है। कोशिका भित्ति इनकी प्राथमिक प्रकार की होती है और सलक्ष्य प्रकार का केंद्रक इनके पास में उपस्थित होता है। सेकंड ऑप्शन है, किसने ऑक्सीन की खोज की और जेई के नवोद्भिद के प्रांकुर चोल शिखर से की थी। तो कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ऑक्सीन की खोज की थी। तो पहला ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, सेकंड ऑप्शन है कॉग्ल, थर्ड ऑप्शन है एफ.डब्ल्यू. वेंट और फोर्थ ऑप्शन है स्कूब। तो एफ.डब्ल्यू. वेंट ने सबसे पहली बार ऑक्सीन की खोज की थी जेई के नवोद्भिद प्रांकुर चोल के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के नवोद्भिद में बकानी बीमारी जिब्रेला फ्यूजिकोराई द्वारा होती है, जो कि एक प्रकार का जीवाणु है या शैवाल है, प्रोटिस्टा है या कवक है। तो जिब्रेला फ्यूजिकोराई एक प्रकार का कवक है और इस कवक की वजह से धान के खेतों में ये बीमारी हो रही थी जिसका नाम था बकानी रोग। और इस बकानी रोग के वजह से धान के जो पौधे थे उनके तने काफ़ी लंबे हो रहे थे, लेकिन उनकी मोटाई यहाँ पर बहुत कम थी। तो इस प्रकार यहाँ ऑप्शन आएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हार्मोन जो किशोर शंकु वृक्षों में परिपक्वता को तीव्र करने एवं बीज जल्दी तैयार करने के लिए छिड़का जाता है। पहला ऑप्शन है एथिलीन, सेकंड ऑप्शन है एब्सिसिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है जिब्रालिन और चौथा ऑप्शन है साइटोकाइनिन। तो इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कि किशोर शंकु वृक्षों में परिपक्वता को तीव्र कर देता है और बीज को जल्दी तैयार कर भी देता है। तो इसमें आंसर आएगा जिब्रेलिन। ये जिब्रेलिन का फंक्शन होता है, आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिलीन का इस्तेमाल फूलने तथा फल में समकालिकता के लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है धान, आलू, अनानास और चेरी। एथिलीन का इस्तेमाल फूलने और फल समकालिकता के लिए किया जाता है प्रयोग, तो ये अनानास के लिए होता है, इसीलिए आंसर हमारा होगा थर्ड। इसमें आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि को विभिन्न मापदंडों से मापा जा सकता है, निम्न में से इनमें से कौन सा नहीं आता है। इनमें से कौन सा मापदंड वृद्धि का मापदंड नहीं है, ये हमको बताना है। तो पहला है ताजा भार, दूसरा है क्षेत्रफल और तीसरा है यहाँ पे ये शुष्क भार और चौथा है कोशिका का प्रकार। तो कोशिका के प्रकार यह वृद्धि के मापदंडों में नहीं आता है। हालांकि वृद्धि का जब भी मापन होता है तो ताजा भार से, शुष्क भार से और क्षेत्रफल से वृद्धि को मापा जाता है। नेक्स्ट, गन्ने की खेती में जिब्रेलिन छिड़कने से तने की लंबाई बढ़ती है और उपज भी बढ़ती है। 30 टन प्रति एकड़, 40 टन प्रति एकड़, 20 टन प्रति एकड़ और 50 टन प्रति एकड़। तो गन्ने की खेती जब की जाती है तो जिब्रेलिन के छिड़कने से तनों की लंबाई बढ़ जाती है और इससे उत्पादकता भी बढ़ती है। तो 20 टन प्रति एकड़ तक उत्पादकता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधा प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। ऑक्सीन, जिब्रेलिन, मतलब कौन सा पौधे में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है। ऑक्सीन, जिब्रेलिन, काइनेटीन एंड जियाटिन। तो काइनेटीन ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है, आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इथाइलिन का कार्य नहीं है। पहला है बीज तथा कलिका की प्रसुप्ति को तोड़ना, सेकंड ऑप्शन है मूल व वृद्धि प्रोत्साहन, तीसरा ऑप्शन है जीर्णता में देरी और चौथा है पुष्पन का प्रेरण। तो इनमें से इथाइलिन का कार्य कौन सा नहीं है। जीर्णता में देरी करना ये इथाइलिन का कार्य नहीं होता, बल्कि
बीज और कलिका की प्रसुप्ति को तोड़ने के लिए इथाइलिन का उपयोग किया जाता है। मूल की वृद्धि के प्रोत्साहन के लिए इथाइलिन का उपयोग किया जाता है। पुष्पन को प्रेरण करने के लिए भी इथाइलिन का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, लेकिन जीर्णता में देरी करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सेब जैसे फलों को लंबा बनाते हैं ताकि उचित रूप से ले सके। तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फलों को लंबा बनाते हैं। पहला है एथिलीन, दूसरा है जिब्रेलिन, ऑक्सीन और एबीए। तो आपको पता है फलों को या फिर पौधे की लंबाई में वृद्धि करने के लिए जिब्रेलिन कार्य करता है। ये आनुवांशिक ड्वार्फिज्म को भी निकाल देता है। आनुवांशिक रूप से जो ड्वार्फ प्लांट्स होते हैं उनको भी लंबा कर देता है। तो आंसर होगा आपका सेकंड। नेक्स्ट है 2,4-D किसको प्रभावित नहीं करेगा। परिपक्व बीजपत्री को, परिपक्व द्विबीजपत्री को, थर्ड दोनों को, इनमें से कोई नहीं। इनमें से किसको प्रभावित नहीं करेगा आपकी 2,4-D। तो 2,4-D प्रभावित नहीं करता है परिपक्व एक बीजपत्री को। परिपक्व एक बीजपत्री पौधे को ये प्रभावित नहीं करता है। निम्न में से कौन बहुत सारी तनाव परिस्थितियों में पादप की सहनशीलता को बढ़ाता है। फर्स्ट ऑप्शन है ABA, सेकंड ऑप्शन है C2H4, थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीन और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा है जो कि बहुत सारी तनाव परिस्थितियों में पादप की सहनशीलता को बढ़ाता है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आएगा जब स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है तो उस पर कार्य करता है ABA। तो ABA यहाँ पे ऑप्शन होगा फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट है शराब उद्योग में माल्टिंग की गति को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। शराब उद्योग में माल्टिंग की गति को बढ़ाने के लिए ऑक्सीन, GA3 और काइनेटीन और ABA। तो शराब उद्योग में माल्टिंग को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है GA3। आंसर होगा थर्ड। एक ही विभजोतक से पैदा होने वाली कोशिकाएं ऊतक परिपक्व होने पर भी भिन्न भिन्न संरचनाएं दर्शाती हैं। मतलब एक ही विभजोतक से पैदा होने वाली कोशिकाएं ऊतक होने पर भी भिन्न भिन्न प्रकार की संरचनाएं ये रखते हैं। तो पादपों में यह घटना क्या कहलाती है। उन्मुक्त वृद्धि, उन्मुक्त विभेदन और अपरिमित वृद्धि और परिमित विभेदन। तो इसे हम उन्मुक्त प्रकार का विभेदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 17। निम्न कार्य की प्रभावों में से कौन सा ऑक्सीन और इथाइलिन के द्वारा किया जाता है। निम्न में से कौन सा कार्य की प्रभाव ऑक्सीन व इथाइलिन के द्वारा किया जाता है। दोनों के द्वारा होता है आलू के कंदों का अंकुरण। सेकंड ऑप्शन है गहरे पानी के धान के पादपों में वर्णवृंत का दीर्घीकरण। थर्ड ऑप्शन है अनानास में पुष्पन और चौथा है खरपतवार को नष्ट करना। तो ऑक्सीन और इथाइलिन दोनों का प्रयोग किया जाता है अनानास के पुष्पन में। सेकंड यहाँ पे थर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस रासायनिक प्रकृति वाले PGR शराब उत्पादन में सहायक होते हैं। कौन से रासायनिक प्रकृति वाले PGR शराब उत्पादन में सहायक होते हैं ये आपको बताना है। तो कैरोटीनॉइड व्युत्पन्न, एडेनिन व्युत्पन्न, इंडोल व्युत्पन्न और टर्पिन्स। तो टर्पिन्स के लिए आएगा यहाँ पे टर्पिन्स के लिए, टर्पिन्स प्रकृति वाले PGR शराब उत्पादन में सहायक होते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित किया गया है। पत्तियों की जरावस्था के लिए साइटोकाइनिन, टहनी में यहाँ पे सुमेलित नहीं है वो बताना है। टहनी में जड़ पैदा करना ऑक्सीन, कक्षस्थ कलिका में वृद्धि करना ये ऑक्सीन और फल को जल्दी पकाने हेतु इथाइलिन। तो कक्षस्थ कलिका में वृद्धि प्रेरित करने का कार्य ये ऑक्सीन का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। असत्य मिलान का चयन करना है। जल कोशिकीय दीर्घीकरण के लिए है, ऑक्सीन एंजाइम सक्रियण के लिए है, ऑक्सीजन एंजाइम के सक्रियण के लिए है और खनिज परासरणी नियंत्रण के लिए है और प्रकाश पुष्पन के लिए है। तो बिल्कुल प्रकाश पुष्पन के लिए होता है। प्रकाश की उपस्थिति में ही पुष्पन की प्रक्रिया होती है और प्रकाश के द्वारा पुष्पन की प्रक्रिया नियंत्रित होती है। उसी के साथ यहाँ पे थर्ड है खनिज परासरणी नियंत्रण के लिए होते हैं और ऑक्सीजन एंजाइम सक्रियण के लिए और जल कोशिकीय दीर्घीकरण के लिए। तो ये पहला सही है। कोशिकीय दीर्घीकरण के लिए जल की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन एंजाइम सक्रियण के लिए ये गलत मिलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। प्रयोगशाला की नियंत्रण परिस्थितियों में
ऊतक संवर्धन के दौरान विभाजित हो रही मृदुतक कोशिका है? विभेदीकृत कोशिका है या विभेदीकृत कोशिका है या अविभेदीकृत कोशिका है या पुनर्विभेदीकृत कोशिका है? तो प्रयोगशाला में नियंत्रित परिस्थितियों में ऊतक संवर्धन के दौरान विभाजित हो रही मृदुतकी कोशिकाएं यह विभेदीकृत कोशिका होती है। आंसर होगा आपके विभेदीकृत कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में पीजीआर है। पीजीआर बाह्य कारक है या आंतरिक अंतःकोशिकीय कारक है या आंतरिक बाह्य कोशिकीय कारक है या आंतरिक अंतःकोशिकीय कारक है? तो विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से पीजीआर एक प्रकार के आंतरिक कारक है और यह अंतःकोशिकीय प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। तो आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीन उपचार द्वारा तने की कलम से जड़ बनाने के प्रेरण सबसे अधिक उपयोगी होता है? पहला ऑप्शन है मार्केंशिया, सेकंड ऑप्शन है गेहूं, थर्ड ऑप्शन है कस्कूटा और चौथा ऑप्शन है बोगनवेलिया। तो आपको बताना है कि ऑक्सीन द्वारा उपचार तने की कलम से जड़ बनाने का प्रेरण सबसे अधिक उपयोगी किसमें होता है? तो पहला ऑप्शन मार्केंशिया दिया गया है, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है गेहूं में, थर्ड ऑप्शन दिया है कस्कूटा में और चौथा ऑप्शन दिया है बोगनवेलिया में। तो आंसर होगा बोगनवेलिया। नेक्स्ट है, एक पादप वर्ष में 3 बार अक्टूबर, जनवरी, जुलाई के महीनों में उत्तरी भारत में पुष्पन करता है। तो 3 बार पुष्पन हो रहा है, अक्टूबर में हो रहा है, जनवरी में हो रहा है और जुलाई के महीने में इसमें पुष्पन की प्रक्रिया हो रही है। तो यह पादप प्रकाश तथा ताप के प्रति संवेदी है या प्रकाश ताप के प्रति संवेदी नहीं है या प्रकाश संवेदी है किंतु ताप संवेदी नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है ताप संवेदी है किंतु प्रकाश संवेदी नहीं है। तो यहाँ पे आंसर होगा कि यह पौधा प्रकाश तथा ताप दोनों के प्रति संवेदी नहीं है। 26 क्वेश्चन, वार्षिक फसली पौधों के लिए सजीव प्रजता एवं वांछनीय लक्षण क्यों नहीं है? वार्षिक फसली पादपों के लिए सजीव प्रजता और सजीव प्रजता एक वांछनीय लक्षण क्यों नहीं है? इसमें पहला ऑप्शन ठीक तरह से नहीं दिया गया है, सेकंड ऑप्शन अगली ऋतु के लिए बीजों को सामान्य दशाओं में भंडारित नहीं किया जा सकता और थर्ड ऑप्शन है बीजों में दीर्घकालीन प्रसुप्तता आ जाती है और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे ये अधूरा है। लेकिन वार्षिक फसली पौधों के लिए सजीव प्रजता एक वांछित लक्षण क्यों नहीं है? क्योंकि अगली ऋतु के लिए बीजों में सामान्य दशाओं में भंडारित नहीं किया जा सकता, इस वजह से यहाँ पे सजीव प्रजता नहीं देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, हाइट ऑफ दी प्लांट और टाइम के रिस्पेक्ट में ये ग्राफ दिया गया है। ऊपर दिए गए चित्र के अनुसार होने वाली वृद्धि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है यह युग्मनज विभाजन की शुरुआती अवस्था में होती है और विभाजन करने वाली कोशिकाओं की संख्या सामान्य रहती है और यह मूल शीर्ष पर वृद्धि दर्शाती है और यह W1 बराबर W0 ERT दर्शाता है। तो उपरोक्त दिए गए चित्र के अनुसार वृद्धि के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? देखिए, यह युग्मनज विभाजन की शुरुआती अवस्था होती है, तो ये शुरुआती अवस्था को नहीं दिखा रहा है क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में आपका ग्राफ जा रहा है, तो स्ट्रेट ये आपको ग्रोथ होते हुए बता रहा है। विभाजन करने वाली कोशिकाओं की संख्या समान रहती है, तो बिल्कुल आप देखिए कॉन्स्टेंटली ये ग्रो कर रहा है, तो विभाजन होने वाली कोशिकाओं की संख्या यहाँ पे समान ही रहेगी। यह मूल शीर्ष वृद्धि की ओर मूल शीर्ष वृद्धि को दर्शाता है। बिल्कुल जो मूल शीर्ष वृद्धि होती है वो इसी प्रकार की वृद्धि होती है जिसमें कि ये कोशिकाएं लगातार विभाजन करती हैं, ठीक है। जैसे कि ये कोशिकाएं इसने विभाजन किया, फिर इससे 2 कोशिकाएं, तो इस प्रकार से लगातार समान रेट से यहाँ पर समान दर से कोशिका का विभाजन हो रहा है। और डी ऑप्शन है W1 बराबर W0 ERT, तो ये गलत है। तो आंसर होगा हमारा 4, B और C ये बिल्कुल सही है। इस ग्राफ को लेके B और C ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, अंक गणितीय वृद्धि से संबंधित है। LT बराबर L0 ERT और W1 बराबर W0 ERT एंड LT इनिशियल L0 प्लस RT और फोर्थ है L0 बराबर LT RT। तो अंक गणितीय वृद्धि से संबंधित होता है LT बराबर L0 प्लस RT। थर्ड आंसर आएगा। कौन सा पादप, ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है, ये 32 क्वेश्चन पे आते हैं।
अंधकार काल का अनुभव है, विभजोतकी कोशिकाएं पुष्प कलिकाएं करती हैं, परिपक्व पत्तियां करती हैं, पार्श्व कलिकाएं करती हैं। तो प्रकाश और अंधकार काल का अनुभव परिपक्व पत्तियों के द्वारा किया जाता है। आंसर होगा थर्ड। दीप्तकालिता की खोज किसने की थी? लेंस्को, क्लिपार्ट ने की थी, और बॉर्थविक और हेनरिक ने की थी, गार्नर और अलार्ड ने की थी, और सिंगर और निकोलसन ने की थी। तो गार्नर और अलार्ड ने दीप्तकालिता की खोज की थी। जो कि अल्फा अमाइलेज को प्रेरित करने में किस हार्मोन की भूमिका होती है? जिब्रेलिन एसिड की, जिब्रेलिक एसिड की, NAA की, एथिलीन की, ABA की। तो जो कि अल्फा अमाइलेज को प्रेरित करने के लिए यहाँ पे जिब्रेलिक एसिड की भूमिका होती है। एथिलीन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जरा अवस्था वाले ऊतकों में अधिक मात्रा में संश्लेषण होता है, फलों के पकते समय श्वसन की दर बढ़ाती है। तीसरा है मूंगफली के बीजों में प्रसुप्ति को खत्म करती है, और चौथा है खीरे में नर पुष्पों को प्रेरित करती है। तो एथिलीन के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमको बताना है। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि जरा अवस्था में ऊतकों में अधिक मात्रा में ये संश्लेषित होती है, और जब भी जरा अवस्था आती है तो ऐसे ऊतकों में अधिक मात्रा में एथिलीन का संश्लेषण होता है। परिपक्व अवस्था में एथिलीन का संश्लेषण ज़्यादा होता है। फलों के पकते समय श्वसन दर को ये बढ़ा देता है, तो ये सही है। मूंगफली के बीजों में प्रसुप्ति को खत्म करता है, तो प्रसुप्ति को खत्म करने का भी कार्य होता है, लेकिन लिखा हुआ है खीरे में नर पुष्प को प्रेरित करने का कार्य एथिलीन का नहीं होता। तो आंसर होगा 4। सिग्मोइड वृद्धि वक्र चरघातांक की अवस्था धीमी होती है, अपगामी अवस्था की ओर बढ़ जाती है, इसका कारण क्या है? तो देखिए, कुछ जब भी हम चरघातांक की अवस्था या सिग्मोइड ग्राफ की बात करते हैं, तो ये सिग्मोइड ग्राफ, दो तरह के ग्राफ आपने पढ़े थे। एक है आपके सिग्मोइड ग्राफ और दूसरा है आपके यहाँ पे, जिसमें आपने स्ट्रेट ग्राफ देखा था। तो दो प्रकार के, एक अंकगणितीय, एक चरघातांक और दूसरा अंकगणितीय प्रकार के ग्राफ देखे थे। तो किस वजह से चरघातांक की अवस्था धीमी हो जाती है और सिग्मोइड प्रकार का वक्र इसका आता है? कुछ पादप हार्मोन का विषैला प्रभाव, आनुवांशिक प्रकृति और सीमित पोषक आपूर्ति और विभेदन की अनुपस्थिति। तो यहाँ पे बिकॉज लिमिटेड फूड रिसोर्सेज होते हैं, जिसकी वजह से यह चरघातांकी प्रकार का जो ग्राफ होता है यह धीमी हो जाती है, और सिग्मोइड प्रकार का वक्र ये दर्शाती है इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ये इस प्रकार से सिग्मोइड, तो सीमित पोषक आपूर्ति के वजह से। निम्न पादप वृद्धि नियामकों में से कौन सा श्वसनी क्लाइमेटिक के लिए उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीन, दूसरा है इथाइलिन, तीसरा है ABA और चौथा है साइटोकाइनिन। तो पादप वृद्धि नियामक जो कि श्वसनी क्लाइमेटिक के लिए उत्तरदायी है वो है इथाइलिन। इथाइलिन जब परिपक्व होते हैं फल, तो जो श्वसन की दर होती है उसको बढ़ा देता है, तो इसीलिए यहाँ पे इसे श्वसनी क्लाइमेटिक के लिए कहा गया है। नेक्स्ट, पादप वृद्धि नियामक जो कि वृद्धि बाधक क्रियाकलापों में सम्मिलित होते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है पादपों में प्रतिमान संरचना का निर्माण करने में, सेकंड है पादपों में अनुवर्ती वृद्धि में, थर्ड ऑप्शन है कोशिका विभाजन एवं कोशिका प्रसार दीर्घीकरण में, चौथा ऑप्शन है घाव एवं दबाव के पादप की अनुक्रिया में। तो पादप वृद्धि नियामक जो कि वृद्धि बाधक क्रियाकलापों में सम्मिलित होते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आंसर हमारा यहाँ पे होगा घाव एवं तनाव दबाव के प्रति पादप की अनुक्रिया में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, पोषकों के संचरण को बढ़ावा, शिखाग्र प्राधान्यता से छुटकारा, पार्श्व प्ररोह वृद्धि। उपरोक्त सभी कार्यकी प्रभाव निम्न पादप नियामक से संबंधित हैं। पोषक के संचरण को बढ़ावा कर देते हैं, मतलब पोषक पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण होगा, शिखाग्र प्राधान्यता से छुटकारा और पार्श्व प्ररोह में वृद्धि होगी। तो ऐसा कौन से हार्मोन की वजह से होता है? ऑक्सीन की वजह से, जिब्रेलिन की वजह से, एब्सिसिक एसिड की वजह से और साइटोकाइनिन की वजह से। इसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि शिखाग्र प्राधान्यता से छुटकारा दिलाते हैं, ठीक है। जो शीर्ष प्रमुखता होती है वो इनकी वजह से नहीं हो पाती, तो इसमें आंसर आएगा साइटोकाइनिन। निम्नलिखित में से वह कौन सा एक है जो जिब्रेलिन
का एक विरोधी के रूप में कार्य करता है। तो जिब्रेलिन का एंटागोनिस्टिक हार्मोन कौन सा है? तो जिब्रेलिन का एंटागोनिस्टिक हार्मोन है ABA, एब्सिसिक एसिड। ये इसका एंटागोनिस्टिक है, विरोधी प्रकार का हार्मोन है। बसंतीकरण के द्वारा पुष्पन किसमें उत्प्रेरित होता है? गाजर में, अदरक में, जमीकंद में और हल्दी में। तो बसंतीकरण जिसे हम वानिलाइजेशन कहते हैं, इसमें पुष्पन किस में उत्प्रेरित होता है? गाजर में। ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। पादप वृद्धि नियंत्रकों को प्रभावित करके तापमान प्रकाश पौधों में नियंत्रित करते हैं। रंध्रों के द्वारा बंद होना, फलों का दीर्घीकरण, शीर्ष प्रभाविता और पुष्पन। तो पादप वृद्धि नियंत्रकों को प्रभावित करके तापमान और प्रकाश पौधों में क्या नियंत्रित करते हैं? पहला है रंध्रों का बंद होना, दूसरा है फलों का दीर्घीकरण, तीसरा है शीर्षस्थ प्रभाविता और चौथा है पुष्पन। तो यहाँ पे आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर F. वेंट ने निरीक्षण किया कि यदि प्रांकुर चोल को अलग करके उसे 1 घंटे के लिए अगार में रख दिया जाए तो अगार एक झुकाव उत्पन्न करता है। यदि उसे ताजे कटे हुए प्रांकुर चोल ठूंठ के ऊपर स्थापित किया जाए तो इस प्रयोग का क्या महत्व है? इससे आपको जो FW वेंट है उसका प्रयोग तो आपको पता ही है, और इसमें बताना है कि ये इसका क्या महत्व है। इससे ऑक्सीन का पृथक्करण सही पहचान होता है, या यह वृद्धि प्रोत्साहक पदार्थों की कम मात्रा और मात्रात्मक निर्धारण का आधार है। यह इस परिकल्पना का समर्थन करता है कि IAA ऑक्सीन है और यह ऑक्सीन का ध्रुवीय गमन दर्शाता है। तो दरअसल जब यहाँ पर F. वेंट ने ये जब प्रयोग किया था तो सिर्फ मात्रात्मक वृद्धि के बारे में बताया था कि कुछ ना कुछ यहाँ पे कोई हार्मोन तो है, और उसकी मात्रा का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है जब उसके कटे हुए भाग को अगार पे रख दिया जाता है, फिर अगार से वापस उसी कटे हुए भाग पर रख दिया जाता है। तो आंसर होगा आपके सेकंड। तो कम मात्रा में मात्रात्मक निर्धारण का आधार है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर कुल में नवोद्भिद को अंधेरे कक्ष में रखा गया है और कुछ दिनों के बाद में वर्णकहीन के जैसे सफ़ेद हो गए। उनका वर्णन करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग करेंगे? तो टमाटर आपको पता है कि लाल कलर के होते हैं और कुछ समय बाद ये रंगहीन हो जाते हैं, तो इनके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाएगा? उत्परिवर्तन, अंतरारोहित और पांडुरता और निष्पत्र। तो इनके लिए पांडुरता का उपयोग किया जाएगा। पांडुरता का मतलब कलरलेस हो जाना, तो आंसर होगा 3rd। पादपों में प्रारूपिक वृद्धि वक्र कैसा होता है? रेखीय या सोपान पद या फिर परवलयिक और सिग्मोइड। पादपों में प्रारूपिक वृद्धि का जो वक्र होता है ये सिग्मोइड वक्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीन को किसके द्वारा जैव आमापित किया जा सकता है? लेट्यूस बीजपत्राधार के लंबन से, एविना प्रांकुर चोल के वक्रण से, जल संवर्धन से और पोटोमीटर से। तो आंसर होगा आपके एवियाना प्रांकुर चोल के वक्रण से। जो एवियाना कर्वेचर टेस्ट है उसके द्वारा ऑक्सीन का जैव आमापित मतलब बायो ऐसे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, अविना वक्रता किसके जैव आमापन के लिए प्रयुक्त होती है? ABA, GA3 और IAA और इथाइलिन। तो एवियाना चक्र किसके जैव आमापन के लिए प्रयुक्त होता है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ABA, सेकंड है GA3 और थर्ड है IAA। तो इंडोल एसिटिक एसिड इसी के लिए एवियाना वक्र बायो ऐसे किया था। क्वेश्चन नंबर 49, आपको कृत्रिम माध्यम के विशेष विभेदन की क्षमता वाला एक ऊतक दिया गया है। प्ररोह और जड़ दोनों का प्राप्त करने के लिए आप माध्यम में से निम्नलिखित में से हार्मोन किस युग्म में मिलाएंगे? तो यहाँ पे कौन से हार्मोन का युग्म उपयोग में लिया जाएगा कृत्रिम माध्यम में विभेदन की क्षमता के लिए? तो प्ररोह और जड़ दोनों प्राप्त करने के लिए। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता है, साइटोकाइनिन और ऑक्सीन, इन दोनों का उपयोग किया जाता है। ऑक्सीन यहाँ पर ऑक्सीन और साइटोकाइनिन, तो इसको मैं बता देती हूँ, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन होता है शूट इनिशिएशन के लिए, शूट को इनिशिएट करना है तो साइटोकाइनिन चाहिए, और रूट को इनिशिएट करना है तो ऑक्सीन चाहिए।
अगर हमें रूट चाहिए तो ऑक्सिन की मात्रा यहाँ पे ज़्यादा करनी होगी, साइटोकाइनिन की कम। साइटोकाइनिन की ज़्यादा करेंगे, ऑक्सिन की कम करेंगे तो शूट का इनिशिएशन होगा, तो आंसर होगा 4। फाइटोक्रोम क्या होते हैं? लाइपोप्रोटीन होते हैं, क्रोमोप्रोटीन होते हैं, फ्लेवोप्रोटीन होते हैं या ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। तो फाइटोक्रोम होते हैं क्रोमोप्रोटीन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संश्लेषण पीजीआर का समूह है? काइनेटीन, 2,4-D-NAA, जियाटीन, IAA, GA3। तो हमें बताना है कि कौन सा पीजीआर का संश्लेषित समूह है। काइनेटीन, 2,4-D-NAA, जियाटीन, IAA, IBA, IAA, GA3, इथाइलिन, और जियाटीन, ABA और IAA। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ये संश्लेषित पीजीआर है, तो इसमें आंसर होगा फर्स्ट, काइनेटीन, 2,4-D और NAA, नैफ्थेलिक एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है और मैच करना है, साइटोकाइनिन का क्या कार्य, इथाइलिन का क्या है, ABA का क्या है, ऑक्सिन का क्या है। तो देखिए, जीर्णता के बारे में पूछा गया है, तो इसमें आपका आंसर होगा वो क्या होगा, साइटोकाइनिन की बात करें पहले तो साइटोकाइनिन कोशिका वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। इथाइलिन की बात करें तो यह जीर्णता के लिए है। ABA की बात करें तो यह आपके बीज परिवर्धन के लिए है। और ऑक्सिन किसके लिए है? पैरोह और जड़ के बनने में सहायक है। तो ये चार यहाँ पे मैच किए गए। आप मैच करने के बाद में आप मैचिंग कर लीजिए किससे आपका मैच हो रहा है। ए में आ रहा है आपके थर्ड, साइटोकाइनिन कोशिका वृद्धि के लिए होता है। ए में थर्ड, यहाँ पर भी ए में फर्स्ट है इसलिए गलत है। ए में सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे ये भी गलत है। ए में थर्ड सही है, बी में फर्स्ट ये भी सही है कि बी में इथाइलिन यहाँ पे जीर्णता के लिए है। सी में फोर्थ, जबकि सी में ABA है तो ABA बीज परिवर्धन के लिए होता है इसलिए रॉन्ग है। और इसे सही मैच किया गया है सी में सेकंड, डी में फोर्थ, तो आंसर होगा आपके फर्स्ट। निम्न में से कौन सा समूह प्राकृतिक हार्मोन का है? 2,4-D IBA जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन 2,4-D-NAA, और थर्ड है IAA इंडोल एसिटिक एसिड एंड जियाटीन, और ABA एब्सिसिक एसिड, एंड फोर्थ ऑप्शन है इथाइलिन नैफ्थेलिक एसिटिक एसिड एंड ABA। तो इनमें से बताना है कि कौन सा प्राकृतिक हार्मोन का समूह है। ठीक है, तो यहाँ पे 2,4-D लिखा हुआ है तो देखिए ये आपका आर्टिफिशियल हो गया, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे NAA है, तो ये आंसर आएगा आपके थर्ड। इंडोल एसिटिक एसिड, जियाटीन एंड ABA ये दोनों ही तीनों ही प्राकृतिक हार्मोन के समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। निम्न में से इथाइलिन के लिए कौन सा सही नहीं है? नवोद्भिद में क्षैतिज वृद्धि को प्रेरित करता है, अनानास में फलों की समकालिता के लिए है, पादप की अवशोषण सतह को बढ़ाने में सहायता नहीं करता, और बीज एवं कलिका प्रसुप्ति को तोड़ता है। तो इथाइलिन के लिए इसमें से क्या सही नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए, नवोद्भिद में क्षैतिज वृद्धि को प्रेरित करता है, अनानास में फलों की समकालिकता के लिए है, पादप के अवशोषण सतह को बढ़ाने के में सहायता नहीं करता, और बीज और कलिका प्रसुप्ति को तोड़ता है। तो देखिए इथाइलिन के लिए क्या सही नहीं है ये बताना है। तो थर्ड, पादप में अवशोषण सतह को बढ़ाने का कार्य करता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं करता। निम्न में से ABA से संबंधित नहीं है, प्ररोह वृद्धि को प्रेरित करना, तनाव हार्मोन, बीज प्रसुप्ति को प्रेरित करना, और सामान्य पादप वृद्धि संदमक और पादप उपापचय के संदमक के रूप में कार्य करना। तो ABA एक प्रकार का तनाव हार्मोन है, ये बीज प्रसुप्ति को प्रेरित भी करता है और वृद्धि संदमक और उपापचय के संदमक के रूप में कार्य करता है, लेकिन ये प्ररोह वृद्धि को प्रेरित नहीं करता। ठीक है, प्ररोह वृद्धि का कार्य ऑक्सिन का होता है, इसीलिए ये इससे संबंधित नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। 56, निम्न में से ABA के लिए कौन सा सत्य नहीं है? बीज प्रसुप्ता एवं परिपक्वन, आकारिकी जनन को प्रेरित करना, और तनाव हार्मोन, और GA3 का विरोधक। तो ABA के लिए ये बिल्कुल सही है कि GA3 इसका एंटागोनिस्टिक हार्मोन है, ये एक प्रकार का तनाव हार्मोन है, और बीज प्रसुप्ति एवं परिपक्वन में इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन यह आकारिकी जनन को प्रेरित नहीं करता है, तो सेकंड ऑप्शन इसके लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57,
निम्न में से कौन सा समूह साइटोकाइनिन को दर्शाता है? पहला है जियाटीन, काइनेटीन, बीएपी। सेकंड है आईएए और एनएए और जियाटीन। थर्ड ऑप्शन है काइनेटीन, जिब्रेलिन, आईएए। फोर्थ ऑप्शन है बीएपी, आईबीए और जिब्रेलिन। तो इनमें से साइटोकाइनिन का समूह है यहाँ पर जियाटीन है, काइनेटीन है और बीएपी। ये तीनों ही साइटोकाइनिन के ग्रुप हैं। ऑक्सीन को सर्वप्रथम पृथक किया गया है मानव मूत्र से पादप निष्कर्षण के द्वारा, पादप केलस निष्कर्षण के द्वारा और नारियल के दूध से। तो मानव मूत्र के द्वारा ऑक्सीन का सर्वप्रथम पृथक्करण किया गया था। तो यह इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय ऑक्सीन को प्रदर्शित करता है? ये बताना है। आईबीए, आईएए और एनएए। तो ये बिल्कुल सही है कि आईबीए भी ऑक्सीन से बिलोंग करता है, आईएए भी करता है और एनएए भी करता है। अब सेकंड भी देख लेते हैं। आईएए बीएपी नहीं होगा, फिर इसमें लिखा हुआ है 2,4-D, फिर GA3 आ गया तो ये भी गलत होगा। 2,4-D फिर इसमें भी GA3 आ गया, तो आंसर होगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इथाइलिन के लिए सत्य नहीं है? यह आपको बताना है। तो जरा अवस्था तथा पुष्पों के विलगन हेतु उत्तरदायी होता है इथाइलिन। यह फलों के परिपक्वन के दौरान श्वसन दर को बढ़ा देता है, बिल्कुल सही है। गहरे पानी में उपस्थित चावल नवोद्भिद के पर्व दीर्घीकरण हेतु होता है और मूल रोम के निर्माण को संदमित करता है। तो देखिए, इथाइलिन चावल के नवोद्भिद में पर्व दीर्घीकरण हेतु उपयोग में लिया जाता है। फलों के परिपक्वन के दौरान श्वसन दर को भी ये बढ़ाता है। उसी के साथ साथ यह जरावस्था तथा पुष्पों में विलगन के लिए भी उत्तरदायी है, लेकिन मूल रोम के निर्माण में इसका कोई भूमिका नहीं है। आंसर होगा 4। निम्न में से कौन सा समुच्चय प्राकृतिक वृद्धि नियामकों का है? ये बताना है। एनएए, आईएए, आईबीए। 2,4-D आ गया है तो इसलिए यहाँ पे बीएपी आ गया। 2,4-D, एबीए। तो आंसर होगा आपका आईएए और एबीए और जियाटीन। ये प्राकृतिक हार्मोन का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैच करना है। यहाँ पे हार्मोन दिए गए हैं GA3 और इनका यहाँ पे डेरिवेटिव्स दिए गए हैं, हमको मैच करना है। टर्पिन्स के लिए तो आप जानते ही हैं कि टर्पिन्स किससे मैच करेगा। तो डी में आपके आएगा यहाँ पे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं GA3 से, राइट। तो GA3 में ए में आपका आ जाएगा यहाँ पे इंडोल, इंडोल एसिटिक एसिड यहाँ पर GA3 के लिए है। फिर नेक्स्ट है आपके तो इसमें टर्पिन्स आएगा, GA3 में आएगा आपके टर्पिन्स, GA3 में आएगा टर्पिन्स। बी की बात करें तो बी इंडोल एसिटिक एसिड, तो इसमें इंडोल आ जाएगा, सिंपल सी है। और ABA, तो ABA के लिए एब्सिसिक एसिड में सी में आपके आएगा 4th कैरोटीन। और साइटोकाइनिन के लिए आएगा डी, एडेनिन। तो इसकी मैचिंग किससे हो रही है वो देख लेते हैं। GA3 का डेरिवेटिव है टर्पिन्स, तो ए में आता है 3rd। ए में 3rd इस वाले ब्लॉक में आ रहा है तो ये आपका सही होगा, इसलिए ये आपकी पूरी मैचिंग हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीन का कार्य नहीं है? जाइलम विभेदीकरण का नियंत्रण और कोशिका विभाजन को प्रेरित करना। सेकंड ऑप्शन है 2,4-D का उपयोग द्विबीजपत्री खरपतवारों के लिए खरपतवार नाशी के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है फलों के परिपक्वन को प्रेरित करना। और 4th ऑप्शन है निषेक फलन को, अनिषेक फलन को प्रेरित करना। तो ऑक्सीन का कौन सा कार्य नहीं है? अनिषेक फलन का कार्य भी करता है। फलों को परिपक्वन प्रेरित करने का कार्य, मुख्य कार्य किसका है? इथाइलिन का है ना, तो ये भी आपका नहीं होगा। फिर इसके बाद में है 2,4-D का उपयोग द्विबीजपत्री, ये भी सही है। जाइलम विभेदीकरण, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा 3rd। ये ऑक्सीन का कार्य नहीं है। अगेन इसको मैच करना है, ABA का कार्य, ऑक्सीन का कार्य, इथेफोन का कार्य और GA3 का कार्य, ठीक है। तो इसको मैच करते हैं। इसमें फर्स्ट ए में आपके आ जाएगा 4th, ABA तनाव हार्मोन है, आसान सा था। फिर बी ऑक्सीन का कार्य होता है
और टमाटर में अनिषेक फलन। इथेफोन फलों के परिपक्वन के लिए है। GA ये गुलाब में बोल्टिंग के लिए है। तो इसकी मैचिंग यहाँ पे हो रही है फर्स्ट से, इसलिए आंसर होगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा समुच्चय सेट प्राकृतिक पादप हार्मोन का नहीं है? 2,4-D, BAP और NAA। जियाटिन आप देखिए कि जियाटिन एक प्रकार का प्राकृतिक है, तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा ये 2,4-D, BAP और NAA। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नियामक वर्णक है? ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल, कैरोटीन और फाइटोक्रोम। तो फाइटोक्रोम यहाँ पर नियामक वर्णक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपके 67 क्वेश्चंस थे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से। सारे क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन थे और NCERT बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जरूर करिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद ही इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट आपका कंप्लीट होगा। और जिस तरह से प्लांट हार्मोन्स की बात हम करते हैं, तो प्लांट हार्मोन्स के कई सारे लक्षण ऐसे हैं, उनके प्रभाव ऐसे हैं जो कि आपस में मैच करते हैं। तो इस तरह ये बिल्कुल आइडिया लगाना कि इसी हार्मोन का कार्य यही होगा, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हमें मल्टीपल क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत है ताकि हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।